जिंदगी जीने के लिए बनी थी, जिंदगी जीने के लिए बनी थी, हमने तो सोच के गुजार दी। दोस्तों, हमें अपने कुछ महत्वपूर्ण फैसले होते हैं अपनी जिंदगी से संबंधित, उन फैसलों को बड़े ही सोच समझ के लेना है और उन फैसलों को सोच के समझ के और डायरेक्टली उस पे एक्टिव होना है, उसको करना है, ना कि सोचते सोचते टाइम निकालना है। इसका कहने का मतलब यही है मेरा कि जिंदगी बनी थी जो मेरी, उसको सोच के मैंने फालतू निकाल दी। तो हमें अपने किसी भी प्रकार के टारगेट को उसमें सोचना तो है, लेकिन सोचने के साथ साथ उसको एक्टिव रूप से करना है। ओके, तो हमें अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल करने के लिए उस पर तत्पर होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब यही है। मैंने संविधान का आपको बेसिक महत्व समझाया, संविधान को समझाया, कितने प्रकार के संविधान होते हैं, कितने लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, किस संविधान, कहाँ का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कहाँ का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, कहाँ का संविधान अलिखित संविधान है, किस राज्य का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद तमाम बातें जो बोल रहा हूँ इनके बारे में मैंने बताया। इसका मैं बोल रहा हूँ इसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप जाकर के पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक आम आदमी के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। ओके, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में मैंने बताया था 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां थी जो मूल संविधान में थी। 395 आर्टिकल थे, ये मैं बता चुका हूँ। 4 अनुसूचियां जो लास्ट में जुड़ी हैं, ओके, अमेंडमेंट हुए तो 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी गई हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे बात आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ओके, तो 12 और 13 आर्टिकल में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा बताई गई है आर्टिकल 12 और 13 में। ठीक है, 14 से लेके 35 तक, 14 से 35 तक कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें हमारे तमाम प्रकार के अधिकार हैं और जो मूल अधिकार हैं। जैसे 14 से 18 में समानता का अधिकार है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है और 25 से 28 में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है और संपत्ति का अधिकार 31 में है, जो कि अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। मूल अधिकार से अब इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ओके, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और भाग 12 में 300 का के रूप में जोड़ दिया गया है। इसको भाग 12 में 300 का के रूप में इसको जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 300 का के रूप में इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे और कर भी रहे हैं उसके बारे में बात। हम मूल अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं और मूल अधिकार जो 7 थे मूल अधिकार, उनको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके भाग 12 में, मैंने बताया कि संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 3 की बात कर रहे हैं हम, और भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और मूल अधिकार से वो विधिक अधिकार बना दिया गया है, जिसको भाग 12 में जोड़ दिया गया है आर्टिकल 300 का के रूप में। ठीक है, 1978 में इसको जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, अब बात करें संविधान भाग 3 की बात हो रही है और 12 से 35 तक क्या है मूल अधिकार हैं।
और मूल अधिकारों के बारे में मैंने बात की, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, धन और क्या है, कौन सा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके बाद 6 अधिकार हमारे पास बचे हुए हैं। अब मूल अधिकार एक नज़र में देखते हैं, पूरे अधिकारों के बारे में देखते हैं कैसा क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम समानता का अधिकार देखते हैं। अब मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकारों की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारा समानता का अधिकार है, जिसको समता का अधिकार भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे किस किस प्रकार से आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण है। ठीक है, विधि के समक्ष समता है हमारी और विधियों का समान संरक्षण है। ठीक है, कानून सभी के लिए समान है और कानून सभी के लिए संरक्षण प्रदान करता है, वो भी समान रूप से, ये कहता है आर्टिकल 14। इसके बाद आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के स्थान पर या इसके आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ में। जाति, रंग, रूप, वंश, लिंग, इसके आधार पर क्या नहीं हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 ये कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता अनुच्छेद 16 ये कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत हो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत हो। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत हो। ओके, इसके बाद आर्टिकल 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगा दी जाए। इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि सेना की उपाधि और किसी संस्थान द्वारा दी गई उपाधियों के अलावा और बाकी जितनी भी उपाधियां हैं, जैसे उपाधियां पहले कैसी होती थी, जमींदार, पल्लेदार, साहू जी, साहूकार, ये सभी उपाधियां थी, सेठ जी। ये अब इन उपाधियों को सरकार ने ये बोला है कि इन उपाधियों का अंत हो। सिर्फ उपाधियां सेना में और जो उपाधि आपकी शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के माध्यम से दी जाती हैं, वो उपाधि रहेंगी। और बाकी उपाधियां हैं जो, वो उपाधियां नहीं होगी जो आप गांव के हिसाब से उपाधियां देते थे। किसी को जमींदार बोल दिया, किसी को लंबरदार बोल लिया, किसी को किसी भी प्रकार से उपाधि दी जाती थी और चलती भी थी। ऐसा नहीं होगा, आर्टिकल 18 ये कहता है। ठीक है, आर्टिकल 18 ये कहता है। इसके बाद बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, आगे चल के, तो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। और स्वतंत्रता के अधिकार में 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, देखते हैं। 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है, जिसमें से सबसे पहली बात कौन कौन से अधिकार 19 के अंतर्गत है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, उसमें कौन कौन सी दी गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपनी बात को रख सकते हैं और अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी हम बात रखें, ऐसी अभिव्यक्ति करें जिससे हमारे संविधान का उल्लंघन ना हो, हमारी जो लिमिट है उस लिमिट को पार ना करें। ओके, जो लीगल हो, इस प्रकार से हम अपनी बात रख सकते हैं और हम अपनी अभिव्यक्ति को भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें, सम्मेलन करने का भी अधिकार है हमारे लिए। आर्टिकल 19 के तहत बता रहा हूं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनके बारे में। नंबर 1 हो गई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 की बात करें तो सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता, आप सम्मेलन कर सकते हो,
इस प्रकार से सम्मिलन कर सकते हो कि किसी भी प्रकार से उसमें ऐसा ना हो कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ओके, संघ का बोले तो संघ का भी है, संचरण का भी है, कहीं पे भी जा सकते हो, आप घूम सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, इसका भी है, वो भी लीगल तरीके से। ठीक है, निवास का कहीं पे भी जाके रुक सकते हो, इसका भी आपको स्वतंत्रता है। इसके बाद एक और है वृत्ति का, व्यापार करने का भी बोल सकते हैं, कहीं पे भी आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, इसकी भी आपके पास स्वतंत्रता है। अब इसके बाद करें आर्टिकल 20 की बात। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 20 में ये कहा गया है कि अपराधों के लिए अपराधी हैं, यदि वो हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपराधी नहीं हैं, तो इसमें अपने दोष को सिद्ध करने के लिए भी कि हमारा दोष नहीं है, और उसको हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपना एक प्रकार से खुद का बोले खुद के जो क्राइम है, यदि वो क्राइम नहीं है, झूठा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेगुनाही के तरीके से उसको साबित करने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल 20 कहता है। और प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार 21 कहता है। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 कहता है आपको। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, ये देखो, आर्टिकल 21 में बहुत कुछ बातें हैं। इसमें ये भी है कि आप वैवाहिक जीवन जीने का भी अधिकार इसी के अंतर्गत है। यदि देखो, आर्टिकल 21 में बहुत सी बातें हैं। यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूखा है और आपके पास पर्याप्त कुछ ऐसा है जो उसने मांगा है, आपने दिया नहीं है, तो वो आप पर भी केस कर सकता है। आर्टिकल 21 के तहत उसको जीवन जीने का अधिकार है। जैसे बोले, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है, जो गेहूं, चावल, किसी भी प्रकार का राशन है, और कोई व्यक्ति वहां पे जाता है और वहां से वो कहता है कि हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार का राशन नहीं है, उपलब्ध नहीं है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उसकी सहायता नहीं की गई, तो उस पे भी वो केस कर सकता है। पानी नहीं साफ मिल रहा है पीने के लिए किसी व्यक्ति को, तो वो उसका आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। किसी भी प्रकार की शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसमें आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। तो कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने डायरेक्ट ये नहीं कि हम जीवन जी रहे हैं, जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, ठीक है, तो उसका है कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, वैवाहिक जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छता में जीवन जीने का अधिकार है, साफ पानी, साफ भोजन और खुला साफ वातावरण, सभी प्रकार से क्या एक इंसान की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। यदि इनमें से किसी का भी उसको ऐसा लग रहा है कि इसका हनन हो रहा है, तो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। ओके, इसके बाद बात करें आर्टिकल 21 आगे, प्रारंभिक शिक्षा का भी अधिकार 21 यही कहता है, प्रारंभिक शिक्षा का भी अधिकार कहता है आर्टिकल 21, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 कहता है। इसके बाद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ओके, इसके बाद शोषण के विरुद्ध का अधिकार बात करें तो आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। बलात्श्रम का प्रतिषेध है, अनुच्छेद 23 कहता है, ठीक है। इसके बाद कारखानों में आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में आदि बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, ठीक है, छोटे बच्चों से कारखानों में काम करवाया जाता है, उस पे भी क्या है, 14-18 साल से कम बच्चों के बच्चे हैं जैसे,
तो वो काम करते हैं किसी कारखाने में, तो उस पे आर्टिकल 24 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बलात्कार बोले कारखानों में बच्चों में नियोजन का प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिषेध बोल सकते हैं। इसमें आर्टिकल 24 का हनन होता है शोषण के विरुद्ध, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 25 से 28 की बात करें, यानी धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको बोलेंगे, आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार से अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 ये कहता है। कोई भी धर्म है, धर्म से वायलेंस ना हो, किसी भी प्रकार से किसी को आघात ना पहुंचे, ठीक है। अपने तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, आर्टिकल 25 ये कहता है, ठीक है। और आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के जो भी कार्य हैं उसके प्रबंधन का अधिकार भी, प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 26 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 27 कहता है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक है। करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता आर्टिकल 27 ये कहता है, ठीक। इसके बाद आर्टिकल 28 में कहा गया कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना करने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 28 में कहा गया। आर्टिकल 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। संस्कृति, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 29 और 30 दिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षा कर सकते हैं। भाषा या लिपि या अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। क्यों दिया गया अल्पसंख्यकों के लिए, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है कि सभी धर्मों के लिए सरकार सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगी तो समान रूप से देगी, यदि नहीं तो नहीं देगी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सरकार किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा क्यों कहा गया है कि वो अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। इसका संरक्षण करने की स्वतंत्रता उनको आर्टिकल 29 देता है। तो ऐसा क्यों कहा, तो इसमें इसलिए कहा गया है कि अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है। यदि अल्पसंख्यक का मतलब है भाषा, लिंग, जाति या संस्कृति के आधार पर कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक हो सकता है। और यदि अल्पसंख्यक है तो उनकी संख्या किसी न किसी प्रकार से कम है। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि जाति, लिंग, संस्कृति, भाषा, इनके आधार पर यदि उसकी जनसंख्या कम है तो उनके लिए विशेष अधिकार दिया गया है कि वो अपनी शिक्षा, क्यों दिया गया है, क्योंकि यदि वो शिक्षा के लिए संरक्षण नहीं दिया जाएगा उनका, तो आने वाले समय में हो सकता है कि उनका वो समुदाय ही पनप नहीं पाए और वह समुदाय न विकास कर पाए। तो सरकार के कुछ कर्तव्य बनते हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए एक संरक्षण दे और वो अपने क्षेत्र में विकास कर सकें। तो इस प्रकार से सरकार ने इसके लिए संरक्षण दिया है, जो कि गलत नहीं है, सही है, पॉजिटिव है। ओके। आर्टिकल 30 कहता है कि शिशु संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। आर्टिकल 30 ये कहता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इन अधिकारों में से, मूल अधिकारों में से किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां पे हम इसके संविधान मूल अधिकारों के संरक्षण की याचिका दे सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके
संरक्षण करने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 32 के तहत इसके बारे में कहा गया। ठीक है, तो आज हमारे मूल अधिकार हो जाते हैं समाप्त, और इसके बारे में आगे बात करेंगे हम नागरिकता के बारे में। नागरिकता आपको बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा नागरिकता। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके, अगला चैप्टर हमारा होगा जो नागरिकता का होगा।